अपना अगला सेशन शुरू करते हैं। हमारे साथ में मंच पर मैं बुलाना चाहूंगी संजीवनी नर्सिंग होम के डायरेक्टर पुरुषोत्तम अग्रवाल जी को। वो मंच पर आए, उनके साथ में अगला सेशन शुरू किया जाएगा। इसी के साथ में चैम्बर ऑफ कॉमर्स रायगढ़ के वाइस प्रेसिडेंट सुशील रामदास अग्रवाल। तो अब हम दोनों से चर्चा करेंगे, जानेंगे आगे की चुनौतियां क्या हैं। और चैम्बर ऑफ कॉमर्स रायगढ़ के वाइस प्रेसिडेंट भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो ये भी जानेंगे कि यहाँ का व्यापारी क्या कुछ मिल गया, क्या चाहता है, आगे क्या होना चाहिए और कैसे अब आगे काम किया जाएगा। आसिफ, ओवर टू यू। धन्यवाद सपना। और एक बार फिर तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे नए पैनल का। हमारे साथ संजीवनी नर्सिंग होम के डायरेक्टर पुरुषोत्तम अग्रवाल जी हैं और इसके साथ साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स रायगढ़ के उपाध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट सुशील जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले पुरुषोत्तम जी, आपसे सवाल है, और चूंकि आप चिकित्सा क्षेत्र से हैं सर, चिकित्सा क्षेत्र में आपके काम बताने की आवश्यकता नहीं। सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे, सर माइक लीजिए। सबसे पहला सवाल तो पुरुषोत्तम जी मेरा आपसे यही रहने वाला है, यही सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूं कि ये कोविड काल कैसा गुजरा। इस कोविड काल में क्या आपने नया देखा, क्या जीवन के प्रति सोच बदली तब जबकि स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में आप हैं और लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं। कोरोना काल में जो हम लोगों ने महसूस किया, जो ये सेकंड वेव जब आई, तो उस समय एक जो भय, एक जो दहशत और एक वो मौत का जो खौफ, वो बहुत बार देखना पड़ा। क्योंकि जो मरीज के साथ परिजन होते थे, उनकी सारी समस्याओं का निदान सभी लोग कर नहीं पाते थे, क्योंकि वो जब आते थे तो वो बहुत विलंब से पहुंचते थे। ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाता था और उसको बचाने में बहुत दिक्कत होती थी। फिर भी हमारे हॉस्पिटल में हम लोगों ने पूरे ताकत से काम किया और हमारे यहाँ जो डेथ रेशियो था वो लगभग 7-7.5% था। कोरोना सेकेंड वेव के समय में सरकार ने 1.5 महीने में कम से कम भी 10 बार अपने नियमों को, अपने प्रोटोकॉल को चेंज करवाया है। और रोज़ रोज़ नए नए प्रोटोकॉल देख करके भी हम लोग बहुत परेशान होते थे। दवाइयों का प्रोटोकॉल, ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल और व्यवस्थाओं का प्रोटोकॉल। तो मरीज को बचाने के साथ साथ हमको, हमारे स्टाफ की बहुत चिंता थी, हमारे डॉक्टर्स की बहुत फिक्र थी कि कहीं वो संक्रमित ना हो जाए और उसकी वजह से मतलब हमारा ये जो काम हमने प्रारंभ किया ये बंद ना हो जाए। बहुत परेशानी से इस सेकेंड वेव से निकले हैं और अभी रायगढ़ में स्थिति बहुत सामान्य है। अब तो केस यहाँ मिलते भी नहीं हैं, ना के बराबर केस हैं। जिला प्रशासन को मैं दाद दूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत, बहुत अच्छी व्यवस्था, कलेक्टर साहब ने हर गुरुवार को जो मीटिंग लेकर के निर्देशन दिए हैं, उन सब का पालन सभी चिकित्सा संस्थानों ने किया है। ये एक बहुत अच्छी बात है कि बहुत जागरूक कलेक्टर हैं और बहुत अच्छा उन्होंने निर्देशन दिया, और ताकि चिकित्सा का काम अच्छे से अच्छा हो सके। शासन प्रशासन की मदद के बगैर कोई चीज़ होना बड़ा मुश्किल है। समाज सेवी अपने स्तर पर कब तक चीज़ें करते रहेंगे, क्योंकि अर्थ बहुत बड़ी, जब तक अर्थ नहीं है तो फिर चीज़ों का अर्थ नहीं है, सीधी बात है। मैं अब अगला सवाल सुशील जी साहब से ले रहा हूँ। सुशील जी क्योंकि उपाध्यक्ष हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स रायगढ़ के, सर आपसे मेरा सवाल यही है कि हमने बात की आदमी की सेहत पर अभी सर से, आपसे मैं अब आर्थिक सेहत पर पूछ रहा हूँ कि इस कोविड ने कितना बुरी तरह इफेक्ट किया आर्थिक सेहत पर, प्रोडक्शन पर और मैन्युफैक्चरिंग पर। सबसे पहले तो मैं जी टीवी को साधुवाद देना चाहूँगा। चूँकि हमारा रायगढ़ शहर कहलाने के लिए तो छत्तीसगढ़ के अंदर है, लेकिन हम उड़ीसा बॉर्डर में हैं, हम राजधानी से सबसे अंतिम छोर में हैं। और जी टीवी ने आज छत्तीसगढ़ की बात रायगढ़ से ये जो प्रोग्राम आप लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है, ये निस्संदेह हमारे लिए, रायगढ़ के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। क्योंकि हमारी खैर खबर लेना, बहुत ही कम ऐसे मीडिया होते हैं जो रायगढ़ की बात छत्तीसगढ़ तक पहुंचाते हैं। तो जी टीवी के लिए, जी टीवी को इसके लिए मैं पूरे रायगढ़ की तरफ से ताली बजा बहुत सकते हैं धन्यवाद मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए। इस बार मैं अपने लिए और अपने चैनल के लिए बजवा रहा हूँ। सुशील जी आपका धन्यवाद जी। और इस कोरोना काल में यदि व्यापारी की बात कहें
तो व्यापारी कई तरह के होते हैं। व्यापार में इंडस्ट्रिस्ट भी आते हैं, छोटे व्यापार के लोग भी आते हैं। उद्योगों को तो बहुत प्रभावित नहीं किया इस कोरोना काल ने, क्योंकि उद्योग निरंतर चलते रहे। लेकिन जो छोटे व्यापारी हैं, इनकी पूरी दुकानें 2 महीने तक बंद रही। और रायगढ़ में बहुत सारी हजारों दुकानें ऐसी थी जो सुबह अपना काम करते हैं, दिन भर की जो रोजी रोटी कमाकर अपना जीवन यापन करते हैं, और 2 महीने तक दुकानें बंद रहने के कारण उनको बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ा है। और मेरे ख्याल से मीडिया भी इससे अछूता नहीं रहा है। हर जो सैलरी बेस के लोग हैं उनको तो कहीं न कहीं सैलरी मिल गई, लेकिन व्यापार के लोग जो धन अर्जित करते हैं, आय अर्जित करते हैं, उनका जीवन बहुत कठिनाई से गुजरा है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा ये तीसरी लहर कम से कम हमारे हिंदुस्तान में ना आए, नहीं तो यहाँ कहीं न कहीं हमारे व्यापारी वर्ग बहुत ही टूट जाएंगे। और यदि निचले स्तर के व्यापारी की कमर टूटी तो पूरे देश पे इसकी अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। और मैं शासन से भी ये चाहूँगा कि हमारे जो मिडिल क्लास व्यापारी हैं, छोटे व्यापारी हैं, इनकी कहीं न कहीं से सरकार, प्रशासन कुछ अलग से मदद करे, चाहे उनको टैक्स कुछ कम करे। उसी में सर, क्योंकि आप छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष हैं, तो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आप इस वक्त व्यापारियों का। मैं आगे आपसे वो सवाल कुछ लेता रहूंगा उसमें। यही मैं सर इस पर ही पॉइंट आउट करना चाहती थी। आपने कहा कि छोटे उद्योगपतियों की कमर टूट जाएगी, और बैकबोन है, क्योंकि हमें पता है कि इनफॉर्मल सेक्टर इंडिया में सबसे ज्यादा है और उन्हीं का सबसे ज्यादा काम चलता है। सर, आपने कहा कि बड़े उद्योगपतियों को परेशानी नहीं हुई, छोटे उद्योगपतियों को परेशानी हो रही है। अब क्या लिबरलाइजेशन चाहते हैं पॉलिसीज में? प्रोडक्शन ईजी होता है किसी भी चीज का, छत्तीसगढ़ में बहुत सारे उद्योग है, बहुत सारी चीजों का प्रोडक्शन होता है। ट्रांसपोर्टेशन बहुत मुश्किल है एक स्टेट से दूसरे स्टेट, क्योंकि हर एक स्टेट की अपनी पॉलिसी है। वो बात और है कि जीएसटी आने से अब थोड़ी सी चीजें ठीक हो गई हैं। कहाँ लिबरलाइजेशन चाहते हैं आप? क्योंकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स रायगढ़ से आ रहे हैं, पूरे छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो आप अच्छे से जानते हो कि क्या है। जैसे हमारे जो छोटे उद्योगपति हैं, जिनकी दुकानें बंद रही हैं, दुकानें बंद होना मतलब पूरा रोजगार बंद होना है। और बड़े उद्योगपति कहीं न कहीं संपन्न होते हैं, ठीक है, नुकसान उनको भी हुआ है, लेकिन वो 1 महीना 2 महीना अपने व्यापार को स्टेबल कर सकते हैं। लेकिन मेरा बार बार कहना है, जो रोज कमाने खाने वाले लोग हैं, चाहे ठेला वाले हैं, रेडी वाले हैं, छोटे छोटे दुकानदार हैं, मैं रायगढ़ की बात करना चाहूँगा। रायगढ़ में जो छोटा मोटा जो व्यापार करते हैं, वो कई सालों तक नहीं उबर पाएंगे। कोई भी शिकायत किसी भी अस्पताल से गई नहीं है कहीं किसी मरीज की। सुशील जी, आपके पास आना चाहूंगी। लॉकडाउन में व्यवस्था हो गई कि अब सुबह 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक दुकानें खुलेंगी, या कहीं अपने अपने हिसाब से लोगों ने टाइम तय किया है, प्रशासन ने। संतुष्ट हैं? यही टाइम अगर भी हो तो भी चल जाएगा, लॉकडाउन ना लगे? क्योंकि लॉकडाउन तो पूरी तरीके से कमर तोड़ देता है, लेकिन अगर ये टाइम भी थोड़ा थोड़ा करके मिलता रहेगा तो कुछ तो व्यापारी कमाता रहेगा, कुछ तो वो दुकानदार कमाता रहेगा। नहीं, आज जो स्थितियां चल रही हैं, जो दुकानें खुलने का समय है, ये पर्याप्त है दुकानदारों के लिए। लेकिन यदि समय पूरा पहले जैसे यदि पूरी दुकानें खुल जाती हैं तो शायद व्यापारी ज़्यादा कंफर्ट होंगे, क्योंकि कहीं न कहीं कोरोना अब चला गया है, कोरोना का बहुत ज़्यादा डर नहीं है। और वैसे भी हफ्ते में 1 दिन दुकानें तो रायगढ़ में बंद रहती थी, आज भी बंद हैं, उससे बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है। और व्यापारियों से भी हट के एक बात करना चाहूँगा मैं। हमारे यहाँ आप लोग 2-3-4 दिन से होंगे, रायगढ़ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर है। यहाँ के आप रोड्स देख रहे हैं, हमने भी देख लिया सर आते वक्त, ये आपने देखा होगा। और जबकि रायगढ़ से जितनी जीएसटी की इनकम है, जितनी अदर सोर्सेज की इनकम है, मैं समझता हूँ वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की बहुत बड़ी इनकम का एक हिस्सा है। तो मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि कम से कम अपनी पूरी कमाई का 10 से 20% रायगढ़ के इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा करे, यहाँ की रोड को दुरुस्त करे, और भी यहाँ जो भी भवन वगैरह की ज़रूरत है वो पूरी करे। हॉस्पिटल, अच्छे हॉस्पिटल्स खोलें, क्योंकि हम लोग यहाँ पर यदि उद्योग ज़्यादा है तो कहीं न कहीं पर्यावरण से भी हम लोग लड़ रहे हैं, हम लोग बेड ऑक्सीजन भी ले रहे हैं। तो सरकार को चाहिए कि यहाँ की जो आम जनता है, रायगढ़ की जनता है, इसको कुछ एक बेहतर व्यवस्था करे जिससे हमारे यहाँ लोग कम बीमार पड़े। नहीं, ये आपका हक भी है और आप हक से मांगिए। और मैंने इसीलिए पिछले सवाल में कहा था कि वो 3 चीज़ें क्या हैं जो आप सरकार से चाहते हैं, तो उसमें एक ये प्रमुखता से ऐड कर लेते हैं, और सरकार भी इस चीज़ को सुन रही होगी, प्रशासन भी इसको सुन रहा होगा कि बहुत ज़रूरी है। सर, एक मद होता है CSR, तो उसके माध्यम से इंडस्ट्रीज़ कैसे लोगों तक हेल्प पहुंचा रही हैं रायगढ़ में, छत्तीसगढ़ में? और देखिए, CSR कितना भी कर लीजिए, काम तो अल्टीमेटली सरकार ही ज़्यादातर करती है, उनका पास बड़ा फंड होता है। लेकिन CSR के माध्यम से आप कितना कोशिशें कर रहे हैं कि लोगों तक कैसे सुविधाएं पहुंच पाएं?
CSR का बहुत बड़ा फंड, जैसे सबसे बड़ी यहाँ इंडस्ट्रीज है जिंदल, ये काफ़ी काम करती है। उसने बहुत सारे पुल बनवाए हैं, रोड्स बनवाए हैं और आगे भी उसका काम अनवरत चालू है। और यहाँ हमारे और भी जो उद्योग हैं वो भी CSR के तहत बहुत काम करते हैं, अपने अपने गांव वालों को गोद लेते हैं, उनका खाने का खर्चा या उनकी जो भी पढ़ाई लिखाई शिक्षा व्यवस्था सभी का वो लोग खर्चा का जिम्मा लेते हैं। CSR हमारे यहाँ बढ़िया चल रहा है, लेकिन CSR के अतिरिक्त भी सरकार की जो इनकम है वो रायगढ़ पर ज़रूर खर्च करे। हम रायगढ़ वासी बहुत नीडी हैं इन चीज़ों के। यदि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं हुआ, अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं आए, अच्छे स्कूल सरकार की तरफ से नहीं आए, तो कहीं ना कहीं हम समझेंगे हम दे बहुत रहे हैं, मिल हमको कम रहा है। बिल्कुल, और एक हाथ दे एक हाथ ले, ये तो खैर ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन ये है कि हमारा हक तो हमको दो, साडा हक ऐथे रख। पुरुषोत्तम जी, आपसे एक सवाल, आखिरी सवाल। सर, हेल्थ की बहुत आवश्यकता है, सुशील जी ने भी कहा, तो आगे संजीवनी कैसे खुद को ग्रो करने वाला है कि आप कुछ और हॉस्पिटल्स ला रहे हैं, कुछ बेड बढ़ा रहे हैं, और कैसे रायगढ़ में संजीवनी अपने आप को इतना मजबूत कर ले कि किसी मरीज को रायपुर या ओडिशा जाने की जरूरत ना पड़े, उसको रायगढ़ में जो आपको दिक्कत है वो यहीं ठीक होगी। संजीवनी नर्सिंग होम जो है वो अपने 2023 में हम लोग 100 बेड करने का प्रोग्राम किए हैं, और साथ में एक कैथ लैब हम लोग लगाने का प्रोग्राम हम लोग का है कि 2023 में 100 बेडेड हॉस्पिटल हम चालू कर देंगे। अभी 60 बेड संचालित हो रहे हैं। और नर्सिंग होम मतलब पहले जो चलता था और अब जो चलता है उसमें बहुत अंतर आ गया है। पहले डॉक्टर्स का जो सेवाभावी व्यवहार होता था उसमें भी बहुत परिवर्तन है। अब डॉक्टर्स कंपटीशन की वजह से या अधिक आमदनी के लिए इधर उधर बहुत चले जाते हैं। रायगढ़ शहर के बहुत से डॉक्टर हैं जो दूसरे शहरों में काम कर रहे हैं, और हम लोग को दूसरे शहरों से रायगढ़ लाना पड़ता है काम करने के लिए। ये एक विडंबना हमको बहुत देखनी पड़ रही है पिछले 7-8 साल से। मैंने इसीलिए पिछले पैनल में भी कहा था कि आप जब डॉक्टर होते हैं तो सैलरी, पर्क, इंसेंटिव्स, इंक्रीमेंट्स, इनके अलावा एक समाज सेवा, एक मातृभूमि की सेवा भी एक एंगल ज़रूर होना चाहिए। और जब तक अगर वो नहीं है तो फिर आप वो निस्वार्थ भाव से मानवता की सेवा नहीं कर पाएंगे। खैर, बहुत धन्यवाद पुरुषोत्तम जी, सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जी सर, अच्छा सर, फिर आप खुद ही बताइए। ये व्यापारियों से संबंधित है। हम 31 व्यापारी रायगढ़ के मिलकर हम लोगों ने एक अग्रसेन साझा चूल्हा का निर्माण किया है, जिसमें हम अग्रवाल परिवार के जितने भी निडी लोग हैं, कम आय वर्ग के लोग हैं, हम उनका पूरा ध्यान रखते हैं। चाहे वो राशन की व्यवस्था हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, उनकी शादी की, लड़कियों की शादी की व्यवस्था हो। और इस तारतम्य में हम लोगों ने एक संदेश दिया है, क्योंकि मेरा मानना है हर बड़ी चीज़ की शुरुआत छोटी छोटी जगह से होती है। तो आज अग्रसेन साझा चूल्हा के माध्यम से हमने पूरे हिंदुस्तान को एक मैसेज दिया है कि आप हर घर में, हर जगह, हर प्लेस में एक साझा चूल्हा का निर्माण करें। चाहे वो किसी भी समाज के लोग हों, चाहे वो आप ब्राह्मण हों, चाहे किसी भी समाज के लोग हों, आप अपने यहाँ अपने समाज में एक साझा चूल्हा का निर्माण करें और अपने समाज के लोगों की जो भी तकलीफें हैं उसको आप दूर करें। संपन्न लोग ही कम आय वालों का ये काम कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है। देखिए, भूखे पेट भजन ना होई गोपाला, तो भजन भी नहीं होता अगर भूखा पेट है। तो गरीबों का पेट भरा रहे, उनको कम से कम 2 वक्त की रोटी मिलते रहे, ये बहुत आवश्यक है। और वो किसी भी रूप में अगर आप हेल्प कर सकते हैं तो वो हमेशा तारीफ के काबिल है। बहुत धन्यवाद सुशील जी आपका। पुरुषोत्तम जी, बहुत प्रमुख बात है। हमारा टीवी इंडिया टीवी में भी हमारा 8 मिनट का एक आया था। वो क्या है, हम लोगों ने यहाँ पर जितने भी लोग कोविड पेशेंट थे, जिनके घरों में कोई जाना नहीं चाहता था, हम लोगों ने अग्रसेन साझा चूल्हा के माध्यम से प्रतिदिन 1000 परिवार को हम लोग अपने हाथों से, अपने लोगों के माध्यम से घर घर खाना पहुंचाया है। और खाना भी ऐसा जो घर जैसा खाना घर तक पहुंचाया है कोविड पेशेंट को, जिसके उनके रिश्तेदार भी नहीं जाते। ये बहुत बड़ी बात है। ये देखिए, सेवा मानवता की, कोविड पेशेंट के घर पहुंचकर अगर खाना पहुंचा रहे हैं, जाहिर बात है तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। जैसा हम आपको बार बार कह रहे हैं कि किस किस ने कहाँ किस किस रूप में इस काल में सेवा की है मानवता की, वो अब जब चीज़ें निकल कर सामने आती हैं तो बड़ा विश्वास मजबूत हो जाता है इंसानियत पर और मानवता पर। बहुत धन्यवाद सुशील जी आपका। पुरुषोत्तम जी आपका भी धन्यवाद। चहुमुखी विकास हमने सुना था, लेकिन चहुमुखी मदद आपने पहली बार सुनी होगी कि हर ओर से, इधर से उधर से मदद की जा रही है। बहुत ज़रूरी भी है ये। और अब मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी हमारे MP छत्तीसगढ़ के सेल्स हेड राजीव त्रिपाठी जी को। आए और मंच पर सम्मानित करें। इसी के साथ
साथ में रामदास द्रौपदी फाउंडेशन के चेयरमैन सुनील रामदास अग्रवाल को, वो आए हमारे अतिथियों को सम्मानित करें, सम्मान के हकदार। जैसा हम देख रहे हैं कि व्यापारियों के सामने परेशानियां बहुत थी, लेकिन फिर भी सिर्फ शिकायतें नहीं है सरकार से, अपने हैंड पर काम किया जा रहा है। आगे कैसे काम करना है, क्योंकि व्यापारी बहुत ज़रूरी होता है किसी भी समाज के लिए। जब वो काम करते रहेंगे, रोजगार मिलता रहेगा, प्रोडक्शन होता रहेगा। इसी के साथ में पुरुषोत्तम जी जैसे भी लोग बहुत ज़रूरी हैं जो ऐसे नर्सिंग होम ऐसे इलाकों में खोलते हैं और निस्वार्थ भाव से काम किया जा रहा है। जबकि हमें पता है कि मेडिकल इक्विपमेंट्स कितने महंगे हैं, मेडिकल की चीज़ें कितनी महंगी हैं, लेकिन बावजूद इसके पहला लक्ष्य यही है कि प्रॉफिट नहीं कमाना है, अस्पताल को प्रॉफिट कमाने की कोई संस्था नहीं बनाना, बल्कि लोगों की मदद करना है और लोगों तक कैसे चीज़ें पहुंचाई जा सके। जितने अतिथि हमारे बीच अभी आए हैं, सबसे हमने वाकई कुछ ना कुछ सीखा है कि कैसे अपने समाज के लिए काम करना है। चलिए